Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil. Let's continue with alkyl halides. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बार बात करते हैं लास्ट लेक्चर की और इस लेक्चर में हमने क्या करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात की थी, बेसिसिटी के बारे में थोड़ी सी बात की थी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN2 के बारे में थोड़ी सी बात की थी। करेक्ट, उससे ग्राफ वगैरह बनाए थे और उसमें एक दो फैक्टर्स एडिशनल थे जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले यूनिट में कवर नहीं किए थे। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा हुआ हो तो वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करता है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि अब अगर हम बात करें एराइल हैलाइड की, एराइल हैलाइड कौन से होते हैं, ये वाले। तो ये SN1 बहुत अच्छे से देता है, SN2 भी अच्छे से देता है। क्यों? क्योंकि ये विड्रॉइंग होगा। ये sp2 कार्बन है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन, देयरफॉर इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग याद रखना है तो सबसे पावरफुल कौन सा है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। कार्बोनिल अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट को काफ़ी स्टेबल कर देता है। नाउ देन आज के लेक्चर में हम ऐसे डिटेल में थोड़े से पॉइंट्स जो और डेप्थ में जाएंगे SN1 रिएक्शन के, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम देखेंगे E1 और E2 में। जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे और इन डेप्थ में जाएंगे और क्लियर करेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बेस क्लियर होने के बाद बताए जाते हैं वो उन पे भी आएंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट विद SN1 कुछ थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं SN2 का। SN2 रिएक्शन एट असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन कैसा होगा, कायरल होगा। तो कायरल कार्बन में क्या मिलेगा, एनेंटियोमर मिलेगा क्या। देखो एनेंटियोमर क्या होता है, मिरर इमेज होती है। तो वो मिरर इमेज तो नहीं होगी उसकी, क्यों, पहले क्लोरीन बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, बाद में न्यूक्लियोफाइल होगा कोई, सपोज एल्कोहल हुआ OH हो गया, तो वो तो कंपाउंड ही बदल गए, राइट। एनेंटियोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, इसमें तो नहीं होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एक लिविंग ग्रुप होगा और एक नया न्यूक्लियोफाइल होगा, तो नया बॉन्ड बनेगा। तो क्या वो मिरर इमेज है उसकी, नहीं है, तो एनेंटियोमर ऑप्शन काट देते हैं। बी ऑप्शन पे आओ, ऑपोजिट RS। देखो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, जनरली होता है, और लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, सपोज प्रायोरिटी देखो, मान लो यहाँ पे CH3 देख लो, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। सपोज न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ OH माइनस, ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो कैसा होगा, CH3 C2H5, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। चलो प्रायोरिटी देखते हैं। इस कार्बन की ज़्यादा होगी 1 2, ओ सॉरी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे देखते हैं प्रायोरिटीज, 1 2 3 4। तो बात ठीक है, यहाँ पे 3 और 2 एक ही जगह हैं, 1 और 4 का स्वैप हुआ है, तो हाँ ये R होगा तो ये S होगा, ये S होगा तो ये R होगा, यहाँ पे तो बोल सकते हैं। बट सपोज कोई इनके बीच का ग्रुप हुआ, सपोज यहाँ पे फ्लोरीन कनेक्टेड है, अब 1 ये 2 ये 3 4, और यहां पे फ्लोरीन आ गया, अब 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये, तो कुछ भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है उसके साथ ग्रुप कौन से जुड़े हैं। इन्वर्जन हाँ होगी ही होगी, बट R का S हो जाए, S का R हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि R से S, S से R नीड नॉट बी। ये ऑप्शन भी कट गई। मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, नहीं भाई, हमें SN2 में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। SN1 में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन SN1 पे आते हैं अभी, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। SN1 में कार्बोकेटाइन जब रीअरेंज होता है तो हो सकता है कोई न्यूक्लियोफाइल तो रीअरेंजमेंट से पहले जुड़ जाए, कोई रीअरेंजमेंट के बाद जुड़े, तो उस केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। SN2 में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बनते, पेयर्स मिक्सचर तो सुनते ही काट देंगे। तो वैसे भी यही ऑप्शन बचा, बट इस पर भी जाएंगे। ये बना है, ये सिंगल डायस्टीरियोमर है, एक है, और अगर कायरल है तो ये भी कायरल हुआ, इसके और स्टीरियोमर्स भी होंगे, लेकिन ये क्या है, अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर।
तो SN2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी ऑप्शन आई? ऑप्शन डी। देन और क्या बातें हुई थी SN2 के बारे में? हाँ, एक तो हम देख रहे हैं इन्वर्जन होगी उस साइड से जहां पे बॉन्ड टूटेगा OH का, सॉरी लीविंग ग्रुप का, क्लोरीन का, और जहां पे बॉन्ड बनेगा। तो सपोज ऐसा कोई कार्बन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3, ठीक है। सपोज ऐसा हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH माइनस H2O एक्वस KOH का अटैक हुआ DMF में, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो भी सिर्फ उसी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होगी जहां पे अटैक हुआ है, अगर SN2 से रिएक्शन हो रहा है। करेक्ट। अब बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। SN1 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना SN2 ज़्यादा होगा। करेक्ट। कई बार रेट पूछ लेते हैं कि SN2 का ऑर्डर बताओ, कि हमने करवाना SN2 ही है। ये 4 एग्जाम्पल हैं, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दे दिए, ठीक है ना। 4 एग्जाम्पल हैं, सबस्ट्रेट सेम है। सपोज ये एग्जाम्पल है, चारों में सबस्ट्रेट सेम है। न्यूक्लियोफाइल बदलते गए, RO माइनस कर दिया, OH माइनस कर दिया, CN माइनस कर दिया, SH माइनस कर दिया, और पूछ रहे हैं कि SN2 ही करवाना है हमने, ज़रूरी है। SN2 का रेट बताओ। तो SN2 कैसे चलता है? जितना, और कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतना बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट। जितना स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियोफाइल उतना बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनका ऑर्डर नोट करो। ये तो बहुत ही घटिया हो जाता है क्योंकि घूमता रहता है, ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है नहीं। ROH और फिर H2, ठीक है ना। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के जो फैक्टर्स पढ़े थे उसमें क्या था? चार्ज भी था एक। तो ये चार्ज वाले हैं तो आगे आएंगे, ये बिना चार्ज वाले हैं। इसमें ये आगे क्यों आया? यहाँ पे चार्ज घूम रहा है, रेजोनेंस में है। OH माइनस से भी ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, उससे भी ज़्यादा अच्छा CN माइनस, और HS माइनस उससे भी ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये ट्रेंड याद रखो। और फिर दूसरा क्या था? फैक्टर्स कौन से थे SN2 में? सॉल्वेंट के फैक्टर्स क्या थे? ये DMF हो गया, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO, एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल, और DMF की बात हुई है तो DM, ये क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ये क्या है? डाइमिथाइल एसिटामाइड। मतलब कि ये क्या था? यहां से बना था डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड क्या होता है? ये होता है फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एसिड से बना है फॉर्मामाइड। और इस पे N पे 2 CH3 दे दें तो हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका नेक्स्ट क्या हो गया? डाइमिथाइल एसिटामाइड। फॉर्मामाइड का बाद में क्या होता है? फॉर्मामाइड के ऊपर कौन सा आएगा? एसिटामाइड। उसमें 2 मिथाइल लगा दिए तो क्या हो गया? एसिटामाइड। तो ये सारे सॉल्वेंट देखते ही दिमाग की बत्ती जलेगी और SN2 की तरफ हमारा दिमाग में SN2 की तरफ हमारा दिमाग जाएगा कि रिएक्शन वाया SN2 होगा। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा इसका? एक ही स्लोप आएगा। अब अगर हम अब स्टार्ट करते हैं SN1 की बात, तो देखो सॉल्वेंट का या फिर न्यूक्लियोफाइल का कहें तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता,
क्योंकि जो फर्स्ट फैक्टर है, जो रे डिटरमाइनिंग स्टेप है, वहाँ पे सॉल्वेंट है ही नहीं, या सॉरी वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। वहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का बहुत ज़्यादा रोल SN1 में नहीं है, बट SN2 में जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। तो SN1 में इसलिए ऑपोजिट हो गया, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन देखो अब 4 हैं हमारे पास, SN1, SN2, E1, E2, चारों के ही संभावनाएं हमेशा रहती हैं और हमेशा इनमें टकरार होती है। अभी SN1 हो जाए, फिर हम SN1 वर्सेस SN2 करेंगे, फिर एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए दिमाग में क्या रखना है कि चारों का कुछ ना कुछ होता रहता है, माइनर प्रोडक्ट बनते रहते हैं, मगर क्वेश्चन में मोस्टली मेजर प्रोडक्ट पूछते हैं। तो SN2 में हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बेटर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। बाकी सब कंडीशन अगर आप SN2 के फेवर में कर दोगे, मतलब अप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, 3 डिग्री ले लोगे, फिर भले ही थोड़ा वीक भी चलेगा, थोड़ा सा CH3OH भी कर सकता है एक्वस, लेकिन बाकी सब फैक्टर्स होने चाहिए। सॉरी 1 डिग्री लोगे तो SN2 होगा। अब इसकी वजह से, क्योंकि रिएक्शन में इन दोनों का कंपैरिजन होता है, या तो SN1 से होगा या SN2 से होगा, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसलिए इसकी संभावना, इसकी प्रोबेबिलिटी वीक न्यूक्लियोफाइल में बढ़ जाती है। एज सच सिर्फ SN1 की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि कार्बोकेटायन जब बन चुका है वो इतना अनस्टेबल है, वो अपने आप ही ढूंढ लेगा कहाँ है न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकेटायन इज अ वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है ना, 10⁻⁻⁷ कुछ -7 -8 सेकेंड के टाइम पे रहता है, वो अपने आप ढूंढ कि कैसा भी न्यूक्लियोफाइल वो ढूंढ लेगा उसको। तो न्यूक्लियोफाइल का बहुत ज़्यादा रोल SN1 में है नहीं, लेकिन क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग होता रहेगा उतना SN प्रोडक्ट बनता रहेगा, कंपटीशन होता है जनरली, तो इसलिए SN1 में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। फिर ग्राफ की बात, अब करते हैं ग्राफ की बात। ये क्या हो गया, एनर्जी, और ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो बनते रहेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल प्लस कार्बन X बॉन्ड, जनरली एक्सोथर्मिक होता है, बट जरूरी नहीं है, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आ गया कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन का, कार्बोकेटायन बन गया, इसमें R से शो करो तो बेटर है, और X माइनस हो गया इसमें। अब इसमें पिक्स कितनी आती है किसी भी ग्राफ में, जितने स्टेप्स हों, तो इसमें 2 स्टेप्स होंगे, 2 पिक्स आएंगी, 3 भी आ सकती हैं, कब, जब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो, तो 3 पिक्स भी आ सकती हैं, जनरली 2 आती हैं अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुई है कार्बोकेटायन में। और एक बात क्या याद रखनी है, फर्स्ट पीक विल बी द रे डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तभी ये स्लो स्टेप है, जितनी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा उतना स्लो स्टेप, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी 1 हाईएस्ट होगी, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का स्टेप है ये भी। तो इसमें 2 पीक की जगह 3 भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट का पीक सबसे ज़्यादा होगा, और वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड दैट विल बी दी रे डिटरमाइनिंग स्टेप। अब और क्या बात याद रखनी है, हाँ, रेसमराइजेशन जैसे लिखा होता है बुक्स में जनरली, तो कंप्लीट रेसमराइजेशन नहीं होती है, हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाले यूनिट में भी देखा था, बताया था कि रेसमराइजेशन कंप्लीट नहीं होती, मतलब RNS एकदम 50-50% नहीं मिलते हैं, ठीक है, R और S एकदम 50-50% नहीं मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है, देखो कार्बोकेटायन बना, सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो होना क्या चाहिए, सपोज 1 2, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया H, ठीक है, 4 थर्ड को H मान लो, ठीक है, 2 ये थे, प्लस
1 2 कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 OH और H। sp2 में बनता क्या है, कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। तो जो 3 बॉन्ड हैं कार्बोकेटाइन, ये तीनों और ये कार्बन एक ही प्लेन है, सपोज बोर्ड के प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल, एक कार्बोकेटाइन है सपोज इसी प्लेन में है ना, ये प्लेन है, न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है। यहां से करेगा तो R बनेगा, यहां से उसका उल्टा बनेगा S, और यहां से S तो यहां से R, कुछ भी हो सकता है इसलिए। और प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50%। अब प्लेनर है तो उसके लिए ये और ये बराबर है, ये होगा तो ये यूं मुरझा जाएगा, और यहां से अटैक होगा तो यूं हो जाएगा, तो R और S दोनों मिलेंगे। लेकिन और अब इसके लिए ये भी चीज और ये चीज बराबर है, कोई भेदभाव तो नहीं है, यहां से अटैक हो या यहां से अटैक हो, इसलिए रेस्पोनेशन होनी चाहिए। मतलब 50% R मिले, 50% S मिले, 50% यहां से अटैक, 50% यहां से अटैक। एक प्लेन में है तीनों बॉन्ड और कार्बन, ये तीनों बॉन्ड और कार्बन एक ही प्लेन में है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको बोलते हैं आयन पेयर इफेक्ट। SN1 की बात हो रही है, अब SN1 स्टार्ट हो चुका है। SN1 में आयन पेयर इफेक्ट पढ़ना जरूरी है, जिसकी वजह से पूरी तरह से रेसमराइजेशन नहीं होती है, ठीक है। पूरी तरह से रेसमराइजेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि सपोज ये है R और X का बॉन्ड है, ये किस में बना, R+, ये वीक हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और अब ये ब्रेक हो रहा है, और बिल्कुल लास्ट में ब्रेक हो गया, राइट। अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गया, अब पूरा का पूरा कार्बोकेटाइन और ये अलग हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग होगा, इसकी रीजन क्या हो, 2 रीजन बोलते हैं इसकी। न्यूक्लियोफाइल अगर तो इज वेरी स्ट्रांग, अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग हो, या फिर कार्बोकेटाइन नॉट स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल ना हो अगर, तो SN1 से अगर रिएक्शन हुआ है तो वो यहां तक वेट नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल बीच सी में कहीं पे अटैक कर देता है, इस स्टेट पे। अगर यहां तक जाए, न्यूक्लियोफाइल इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, कार्बोकेटाइन पूरी तरह स्टेबल हो, तब तो ये यहां से यहां जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अब अगर अटैक करेगा तो अब ये बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दूर दूर हो चुके हैं। यहां पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो जो बुक में लिखा है दैट इज करेक्ट, 100% रेस्पिरेशन होगा, 50% R, 50% S, 50% यहां से अटैक, 50% यहां से अटैक। बट द प्रॉब्लम इज इस स्टेट पे भी अटैक हो सकता है। अब भी थोड़ा थोड़ा अलग हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा चार्ज आ रहा है इनके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल के पास को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, वो फटाफट अटैक कर देगा। मगर अगर इस स्टेज पे अटैक हुआ तो अटैक इसके ऑपोजिट साइड से होगा, दैट मीन्स इन्वर्जन हुई, राइट। तो अगर ये R था तो मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा और दूसरे वाला कम मिलेगा, मतलब अटैक जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए 100% रेसमराइजेशन हमेशा नहीं होती। द रीजन बीइंग आयन पेयर इफेक्ट, और न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रांग होगा तो पहले अटैक कर देगा, एक तो ये रीजन हो गई, इसका मतलब पूरी तरह रेसमराइजेशन नहीं होने देगा। और अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो भी वो इस स्टेज से पहले इधर ही अटैक होना पसंद करेगा। तो ये 2 रीजन है आयन पेयर इफेक्ट में, जिसकी वजह से 100% रेसमराइजेशन हमें नहीं मिलती है। नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 जो है वो कहाँ कहाँ होता है। SN1 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, राइट। ये ऑर्डर तो हमें पता है। SN1 मैक्सिमम बढ़िया किस में होता है, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। अब अगर हम चाह रहे हैं कि 1 डिग्री में या जब 1 डिग्री, सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है, हम इसमें चाहते हैं कि 1 डिग्री हो ही हो, जबकि 1 डिग्री कार्बन है, बहुत कम चांस है, तो ऐसे में AgNO3 ऐड किया जाता है। AgNO3 पॉइंट लिख लो,
इट फैसिलिटेट्स SN1 रिएक्शन। वाई? बिकॉज ये फटाफट से AgX बना लेता है, विच इज़ वेरी स्टेबल, प्रेफर होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। और मतलब कहने का मतलब क्या है, RX प्लस AgNO3 अगर करते हैं हम तो ये फटाफट से AgX बना लेता है और कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है AgNO3। पॉइंट लिख लो, अगर फोर्स करना हो हमें SN1 तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन AgNO3 फोर्स कर लेता है। वाई? बिकॉज एल्काइल हैलाइड फटाफट बना लेगा ये, which leads to the formation of carbocation, which means reaction will proceed through SN1 mechanism। तो इसके अंदर भी SN1 पॉसिबल है। इसके अंदर भी बड़ी मुश्किल से, इसके अंदर बहुत कम होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि 3 डिग्री के अंदर SN2 कभी नहीं होगा, बात ठीक है। 1 डिग्री के अंदर SN1 कभी नहीं होगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, AgNO3 का यूज़ अगर हमने कर लिया तो यहाँ भी कुछ हम SN1 की तादाद बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सो नाउ मूविंग ऑन टू एलिमिनेशन। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन में हमें पता है हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। अगर किसी रिएजेंट की को हम क्लासिफाई करना है, हमें न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, जनरली दोनों ही होगा। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो उस तरफ से रिएक्शन जाएगा। मतलब अगर बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो फिर सब्स्टिट्यूशन जाएगा, बहुत अच्छा बेस ले लिया तो एलिमिनेशन जाएगा। हम चारों को भी कंपेयर करेंगे, डोंट वरी, इंडिविजुअल देख लेते हैं। एलिमिनेशन पे भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में बात की थी, थोड़ा और सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़े 1-2 पॉइंट जो मिस हुए होंगे उसमें और इन डेप्थ के हैं वो उनके बारे में बात करेंगे। एलिमिनेशन में हमें चाहिए बेस। जनरली कौन से बेस लिखे होते हैं, OH माइनस। अब अकेला तो होगा नहीं, KOH होगा और एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH होगा, NH2 माइनस मतलब NaNH2, फिर मिथॉक्सी ग्रुप या जैसे CH3 CH2O नेगेटिव, ये भी अल्कोहलिक होगा, मतलब ये जनरली साथ में लेते हैं। और टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी अल्कोहलिक। ये तो बहुत ही अच्छा बेस है, ये दे दें तो फिर दिमाग में ज़्यादा सोचने का नहीं कि सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि नहीं। क्यों? इतना बल्कि है ये कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं हो रही है, ऐसा मत समझना कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है, वीक है तो SN1 करा दे। नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स बल्कीनेस। ठीक है, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट नहीं कर पाएगा, वीक स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है। तो कई बार दिमाग में आता है कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्टेरिकली हिंड्रेंस है तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 करा दे। नहीं, इट विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये अगर आ जाए टर्जरी ब्यूटॉक्साइड तो फिर दिमाग जाएगा किस तरफ, एलिमिनेशन की तरफ। जनरली दीज बेसिस विल बी यूज्ड। सॉल्वेंट की बात भी करेंगे। लेट्स नाउ एलिमिनेशन से मूव ऑन टू E2 एलिमिनेशन। तो दिस इज सिमिलर टू SN2, सिमिलर है उससे। E1 और SN1 आगे देखेंगे, वो तो बिल्कुल ही एकदम सेम से हैं क्योंकि उनका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सेम है, RDS सेम है उनका। इसमें अगर हम E2 में क्या होता है, देखो SN2 में भी एक साथ होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी एक साथ उसी टाइम और लीविंग ग्रुप भी का भी बॉन्ड होता है, मतलब वो 5 बॉन्ड जो बने होते हैं, ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो E2 में भी दिमाग आएगा कि देखो क्या क्या सिमिलैरिटी है। SN2 1 स्टेप में होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप का ब्रेक होना, ये इकट्ठे होता है साइमल्टेनियसली। इसमें भी ऐसे होगा, यहाँ पे Br
यहाँ पे H, ये और ये एक साथ टूटते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप, वन स्टेप, इसलिए नाम E2 है। और कॉन्सेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी, मतलब बाय ऑर्डर इसका क्या है 2, ऑर्डर उसका भी 2 था तभी 2 आया। केमिकल काइनेटिक्स की बात होती है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने कंपाउंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें भी 2 करते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इसमें भी 2 करते हैं। ये सबस्ट्रेट और बेस जो H को निकाल के लेके जाएगा, ये बॉन्ड अपने आप टूटता है। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं विच इज लिटिल सिमिलर टू SN2। तो ट्रांजिशन स्टेट SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट थी, E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल होने की कगार पे है। इसको कोई बेस आगे ले गया, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, इसको लेने की कोशिश करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसको बोलते हैं रिजेंबल्स एन एल्कीन। ये इंपॉर्टेंट है, रिजेंबल्स एन एल्कीन, क्योंकि E2 की कंडीशंस कि E2 कब ज़्यादा होगा, वो कब होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब दिमाग में आ सकता है कि SN2 में तो इसका उल्टा है, E2 में ऐसा क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि SN2 में क्या था, न्यूक्लियोफाइल ने साइमल्टेनियसली अटैक करना था। यहाँ पे बेस को H को लेके जाना है, साइज का इतना मैटर करता नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन अकेला होगा एक जगह पे, छोटा सा साइज है, उसको निकालने में स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल इतना होता है नहीं। तो इसलिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट, लिख लेना है इसको, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 रिजेंबल्स एन एल्कीन। द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 रिजेंबल्स एन एल्कीन, एंड दैट इज वाई एल्कीन में कौन स्टेबल ज़्यादा होता है? जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसलिए मतलब जो चीज़ें एल्कीन को स्टेबल करती हैं वही E2 को भी स्टेबल करती हैं। और फिर ये रेट आया 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। आई रिपीट, जो चीज़ें एल्कीन को स्टेबल करती हैं वही E2 को स्टेबल कीन करेंगी, क्योंकि E2 का ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स एन एल्कीन। जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, एक तो अटैक होना है सबसे पहले, तो दूसरी क्या कंडीशंस थी कुछ, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करेगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है, ये एल्कीन जैसा है इसलिए रिजेंबल्स एन एल्कीन, और ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ये बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है और ये भी बॉन्ड बनाने के चक्कर में है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2। एक स्टेप में हो रहा है ये, जैसे SN1 SN2 एक स्टेप में हो रहा है, ऐसे E2 एक स्टेप में हो रहा है। उसके बाद जब ये टूट जाएगा तब कैसे होगा, C डबल बॉन्ड C। अच्छा, इसको एक और बात, अब देखो, ये प्लेन से के बाहर उस तरफ है, ये प्लेन के इस तरफ है, ऐसे ये प्लेन के उस तरफ है, ये प्लेन के बाहर है। ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, इसको एंटी कोप्लेनरी बोलते हैं। एक प्लेन में है मगर एंटी है, तो इसको बोलते हैं एंटी कोप्लेनर। E2 में बेस्ट तभी होगा जब एंटी कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब रीजन आई क्यों, क्योंकि ये बेस है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और ये लीविंग ग्रुप है, इसके पास भी, ये भी जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के साथ जाएगा। इनके अंदर रिपल्जन मिनिमम हो तो बेस्ट है। उसके बाद जो D, जो प्लेन से अंदर था वो ही यहाँ इसके सामने आएगा। यहाँ D आया है तो यहाँ CH3, यहाँ H आया है तो यहाँ C2H5 आएगा। इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा, ये याद रखना है। एक तो एंटी कोप्लेनर होना चाहिए, बेस्ट एलिमिनेशन तभी होगी। और इसकी न्यूमान प्रोजेक्शन बनाएं अगर हम, इसकी न्यूमान प्रोजेक्शन कैसे होगी, देखो एंटी कोप्लेनर का फायदा क्या है। सपोज यहाँ पे ग्रुप लगा दें हम 1, यहाँ पे कोई ग्रुप है R, यहाँ पे कोई ग्रुप है R,
और ये H हो गया, ये Br हो गया। तो इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसी होगी? इसको बोल सकते हैं स्टैगर्ड या एंटी। स्टैगर्ड होगी। और अगर तुम सपोज करो कि ऐसे हो जाए, ये इधर आ जाए Br, मतलब यहां की बजाय इसी में R और ये भी आ जाए H इधर, R और ये Br इधर आ जाए, तो ये कैसी कन्फिग्रेशन होगी? एंटी हो गई है, सॉरी एक्लिप्स हो गई है। R H और इसका भी R Br, ये कैसी होगी? एक्लिप्स्ड। तो यहां से प्रेफर तो होगा ही नहीं, बेस भी इसके पास आए और ये लीविंग ग्रुप भी अपना जो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, इतनी रिपल्जन होगी कि प्रेफर्ड नहीं होता। एंटी कोप्लेनर हम बोलते हैं E2 में, क्योंकि सेम स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, तो एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होगी। दूसरी चीज़ याद रखनी है, डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ये और ये साथ आएंगे, ये और ये साथ आएंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रांजिशन स्टेट याद रखना है। देन इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा SN2 जैसा, एक ही पीक आएगी क्योंकि एक स्टेप में हो रहा है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर बेस की बढ़ा देंगे, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके अंदर बेस भी इन्वॉल्व है, तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा। पोलैरिटी, सॉल्वेंट पोलैरिटी पे का ज़्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट नोट कर लो। सॉल्वेंट पोलैरिटी का नॉट मच इफेक्ट। SN2 और E2 में ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। SN2 कैसा होता, किस में होता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट में, DMSO, एसीटोन, DMF, DMA, ये सब HMPA। इसमें ऐसा नहीं है, HMPO, इसमें ऐसा नहीं है। सॉल्वेंट पोलैरिटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बात थी E2 की। E2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, SN2 में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है? SN2 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री नहीं होता, सॉरी E2 होता है, और SN2 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। फिर नाउ लेट्स मूव ऑन टू E1। नाउ बिफोर वी मूव टू E1, तो एक क्वेश्चन जैसे देखते हैं हम, CH3Cl। सपोज इसमें हमने SN1 करवाना है, ठीक है, H2O ले लिया, CH3OH ले लिया, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर 25 डिग्री पे ले लिया, टेम्परेचर भी कम है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होती है। अब इसके अंदर क्या होगा? कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अगर इसमें मेजर माइनर दिए हों, 2 प्रोडक्ट दिए हों, तो फिर कार्बोकैटायन जब जनरेट हुआ, अब यहां पे उसकी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जैसे अगर यहां पे आ जाए, इसके बगल में ये है, ये और ये तो बिल्कुल सेम है, मगर यहां वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहां पे आ जाए, हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो कार्बोकैटायन यहां भी आ सकता है, यानी यहां तो जुड़ेगा क्या? OCH3, या फिर यहां जुड़ सकता है OCH3, मतलब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ये वाला। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ये वाला। दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, मेजर माइनर। तो ये बात कहां से? मैं सोच रहा था कि SN1 में मैंने बताया था मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा रीअरेंजमेंट हो, यहाँ पे एक ही रीअरेंजमेंट हो, यहाँ से यहाँ आया है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। जनरली मेजर प्रोडक्ट बताता है, पूछता है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट तो ये होगा। सबसे स्टेबल जब रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन बनेगा
तो न्यूक्लियोफाइल वहीं जुड़ेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात याद कैसे आई मुझे, क्योंकि E1 कर रहे हैं हम और E1 और SN1 का फर्स्ट प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा। इसी में अगर एलिमिनेशन करवा दें तो भी कार्बोकेटायन तो जनरेट होगा ही होगा, मैकेनिज्म बहुत सिमिलर होगा। तो E1 और SN1 का RDS जो कि क्या होता है, जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन ही मेजरली दिखेगा, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन कम दिखेंगे। E1CB में दिखेगा कार्बोनाइन। E1 E2 हमने किया है, जैसे हमने SN1 SN2 किया था, फिर SNI किया इसमें, ऐसे एक और एलिमिनेशन है E1CB कॉन्जुगेट बेस वाली, उसमें कार्बोनाइन भी आएगा। एनीवेज E1 एंड SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या और फर्स्ट स्टेप, सबसे ज़रूरी स्टेप सेम है, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। SN2 E2 को अलग अलग देखना, मतलब एक ही रिएक्शन में SN2 हो रहा है E2 हो रहा है, थोड़ा बहुत आसान है फिर भी एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज SN2 सबसे ज़्यादा किस में होगा, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री। E2 उसका उल्टा, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो थोड़ा आसान है उसको अलग करना, इनको बहुत मुश्किल है। ये दोनों हमेशा साथ में होंगे ही होंगे, जहाँ SN1 हुआ वहाँ E1 हुआ, जहाँ E1 हुआ वहाँ SN1 भी हुआ। और रेट्स और मेजर माइनर बताने भी बहुत मुश्किल है। एक तो डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, टेम्परेचर हाई करोगे तो एलिमिनेशन होगी, 55 डिग्री के आसपास कर दोगे तो, और भी ज़्यादा बढ़ाओगे तो एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। बहुत ही कम टेम्परेचर रखोगे रूम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये ट्रेजरी ब्यूटॉक्साइड ले लोगे तो इस टेम्परेचर पे भी एलिमिनेशन दे देगा। तो सब्स्टिट्यूशन, देखो ये चैप्टर ये जो चल रहा है अभी, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ये ऐसे मत सोचना कि एक बार वीडियो देख लिया, 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो आ जाएगा। ये बार बार से और क्वेश्चन करेंगे जब हम, तुम थोड़ा और डीप जाओगे, 1-2 बार और पढ़ोगे तभी क्लियर होता है। तो ऐसा मत सोचना कि एक बार पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, 2-3 हमने क्वेश्चन बना लिए, थोड़ा सा बुक से पढ़ लिया तो आ जाएगा समझ। इसको रिपीट करना पड़ेगा बार बार विद क्वेश्चंस। तो टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। नाउ मूविंग ऑन टू E1 और SN1 का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, विच इज जनरेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। और E1 की स्टेबिलिटी भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से जनरेट होगी, तो इसलिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी E1, SN1 और E2 तीनों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ SN2 वेरी करता है। करेक्ट। E1 भी 2 स्टेप में होगा। पहले अपने आप ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बोकेटायन बन गया, फिर हाइड्रोजन, पर इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, E2 में नहीं थी। नो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड मेजर माइनर भी बताने हैं, सारे प्रोडक्ट्स बताने हैं। देखो हीट है तो फिर हमारे ये दिमाग जाएगा ज़्यादा E1 E2 की तरफ। बेस कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस जाता है E2 में, यहाँ पे जाएगा E1 में। करेक्ट, E1 में जाएगा। चलो, लेकिन कुछ SN2 भी होगा। अगर सारे ही प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं कि जितने भी बन रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले SN2 करा देते हैं, Cl और OCH3। करेक्ट, एक स्टेप में ये हटेगा, OCH3 जो बेस है, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके लग जाएगा। और अगर एलिमिनेशन करवाते हैं, एलिमिनेशन में क्या होता है भाई, CH3Cl, एक तो क्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन बेस लेके जाएगा, किसके बगल से, इसके बगल वाले से, राइट। E1 होना है तो कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप विल बी सेम,
वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस है, तो SN1 और E1 होगा। यानी फर्स्ट स्टेप सेम है, पॉजिटिव चार्ज, तो SN1 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके चिपक जाएगा। इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन कोई हो सकता है क्या? ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, यानी फर्स्ट स्टेप तो यही हुआ, SN1 से OCH3 यहां चिपक गया। E1 की बात करें तो अगेन डबल बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन किसी का भी निकल सकता है, इसके बगल वाले जो हैं ये और ये बिल्कुल सेम हाइड्रोजन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। या तो ये हाइड्रोजन जाए इनके बीच में डबल बॉन्ड बने, या ये हाइड्रोजन जाए इनके बीच में बने। अब ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो एल्कीन बनेगा, मतलब ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा। करेक्ट? यानी मेजर, माइनर, और अगर बोल रहा है सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाओ जो भी पॉसिबिलिटी है तो फिर ये भी दिखा देंगे। तो लेट्स सी सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन अगर हम लिखते हैं तो कैसे पता लगेगा। अगर देखो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में SN1 होगा क्या? SN1 का कोई चांस नहीं है, AgNO3 अलग बात है। E1 का कोई चांस नहीं है, SN2 हो सकता है और E2 हो सकता है। 2 डिग्री है तो सारी ही पॉसिबिलिटीज खुली हैं। SN1 होगा अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, वन डिग्री में तो भाई E1 और SN1 होने से रहा। और एक मिनट आओ 3 डिग्री पे, 3 डिग्री में SN2 और E2 तो हो जाएगा, SN2 नहीं होगा, इसके अंदर SN1 E1 नहीं हो सकते, राइट। ऐसे ही 3 डिग्री के अंदर SN2 के कोई चांस नहीं है। हाँ, अगर 2 डिग्री हो तो फिर SN1 हमें करवाना है तो वीक न्यूक्लियोफाइल हो, E1 कराना है तो वीक बेस हो, SN2 कराना है तो स्ट्रॉन्ग हो न्यूक्लियोफाइल, E2 कराना है तो स्ट्रॉन्ग हो बेस। बाकी अगर नीचे की तरफ लाना है तो फिर हीट भी अगर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर यहां पे झुकेगा। कहां पे हीट है तो यहां झुकेगा। बाकी बेस और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गैस करने में, बिकॉज SN1 SN2 E1 E2 सबका कंपटीशन होगा। 3 डिग्री में E1 E2 SN1 कुछ भी हो सकता है। 3 डिग्री में SN1 अगर वीक न्यूक्लियोफाइल, SN2 तो होने से रहा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखते इसमें। 3 डिग्री का मतलब है SN1 की तरफ ही जाएगा। हाँ, E1 E2 में डिफरेंस करना हो तो E1 E2 में बेस डिटरमिन करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, और इन दोनों में टेम्परेचर बताएगा। ऐसे याद रख सकते हो ये टेबल, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा टेम्परेचर पे और स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस पे डिपेंड करेगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। कोशिश करो खुद से सोचने की, पॉज करके फिर ही सॉल्यूशन पे जाना। SN1 पूछ रहा है मैक्सिमम किस में होगा। SN1 में क्या होगा, ये जाएगा, इधर कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट का कोई चांस है नहीं। तो फिर कार्बोकेटाइन जिसमें SN1 का रेट देखना हो तो क्या दिमाग में जाएगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो। तो बढ़िया कॉन्जुगेशन तो हो रही है, मगर X क्या करता है, अगर ये वाला X उस देखो SN1 में कहानी रेट की बात कर रहा है तो कहानी घूम फिर के आएगी कार्बोकेटाइन पे। अब उस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है तो X क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगा
उसमें SN1 का रिएक्शन मैक्सिमम होगा। ये तो भाई विड्रॉइंग है, इसकी क्या कहानी, ये भी डीएक्टिवेटिंग है, ये भी, इसकी भी क्या कहानी है ना। ज़रा क्या दिखाता है हेलोजेंस, क्या दिखाते हैं -I और +M, जितना -I है एक्सेप्शन होता है हेलोजेंस में। बात आ गई इस पे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये रेजोनेंस है, अपने लोन पेयर देगा ये, तो जीता कौन, रेजोनेंस, और ये होगा मैक्सिमम रेट, ये देगा ऑप्शन विद OCH3। या फिर NH2 होता वो भी जीत जाता, खाली OH होता वो भी जीत जाता, सब में क्या हो रही है, रेजोनेंस। तो इसमें भी सेम है, SN1 का रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा ये बताना है। तो SN1 का के रेट की बात हो तो दिमाग जाएगा कार्बोकेटायन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी। रेट की बात कर रहा है तो बिफोर रीअरेंजमेंट, ध्यान करो ये जो स्लोप आते थे इसमें ये स्लोप सबसे बड़ा था। SN1 में क्या होगा, बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं, अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टेप। सबसे बड़ा स्टेप क्या है, ये वाला, जब पहला कार्बोकेटायन बन रहा है, ये नोट कर लो पॉइंट। अगर रेट की बात कर रहा है तो जो सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा वो कितना स्टेबल है, सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा रेट। चाहे रीअरेंज होके बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बन रहा हो, रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, अगर प्रोडक्ट पूछे हो तो वो डिपेंड कर सकता है। स्पीड की बात होती है ना रेट में, स्पीड डिपेंड करती है सिर्फ फर्स्ट, पहले स्टेप पे, स्पीड या रेट फर्स्ट स्टेप पे। प्रोडक्ट हो सकता है वो बने, बाद वाला बन जाए, रीअरेंजमेंट के बाद वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो स्पीड की बात हो रही है, रेट की बात। SN1 तो होगा। ये फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस है नहीं है, तो चेक करो क्वेश्चन क्या था। यहां पे क्लोरीन था, यहां पे फ्लोरीन है। नाउ ये 1, 2 और 4 तो बिल्कुल सेम है, करेक्ट। तो इसका मतलब बेस्ट लिविंग ग्रुप देख लो। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, I-, फिर Br-, तो हम इस पे आ गए, A, B और D एलिमिनेटेड। फिर B की बात हो रही है। B और इसमें C में कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखें तो इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है ना, या रेजोनेंस भी एक तरह से। तो बैक बॉन्डिंग बहुत स्टेबल करती है, मतलब 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, यहाँ पे डालो बैक बॉन्डिंग, BB बैक बॉन्डिंग। अगर कहीं बैक बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो कार्बोकेटायन तो सबसे स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, क्लोरीन भी हो, आराम से लोन पे दे सकता हो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया है, तो हेलो एल्केन के अंदर ही मैं कोशिश करता हूँ एक और या नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो बनाने की, और सारे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बोकेटायन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ से एरोमेटिक अगर बनता हो, एरोमेटिक बन रहा हो, जैसे ये टूट जाए, यहाँ पे ब्रोमीन बॉन्ड था, ये टूट जाए तो ये बन गया एरोमेटिक, N0 हो गया, 4n+2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने होते हैं, 2, 6, 10, 2 आ गए, तो ये कार्बोकेटायन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। हाँ, फिलहाल इस क्वेश्चन में C इज द ऑप्शन फॉर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिवाइज करते रहो कॉन्सेप्ट्स को, हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, टेक केयर।